हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया यूनिट नर्सिंग फाउंडेशन का, जो है हमारा यूनिट नंबर 11, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। ठीक है, तो इस यूनिट में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में। मतलब अगर हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन की बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर में वो चीजें आती हैं जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में या वार्ड में, तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या हमें करना होता है, नर्सेस का क्या रोल होता है। एंड सेम एज डिस्चार्ज में, जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती है, क्या हमें एजुकेशन देनी होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एडमिशन। तो एडमिशन जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वहां पे कुछ चीजें होती हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ, कहते हो आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो एडमिशन के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो एडमिशन के हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम में क्या क्या, लाइक कह सकते हो एडमिशन को हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर उसके आगे बात करेंगे कि एडमिशन के वक्त हम क्या क्या चीजें देखते हैं या क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में हम जैसे देख पा रहे हैं, पहला डेफिनेशन है हमारे पास, एडमिशन इज डिफाइंड एज allowing a patient to stay in hospital for observation, investigation, treatment and care। तो इसमें पहले वाले में हमारे पास क्या है कि एडमिशन एक ऐसा, आप कह सकते हैं एक प्रोसीजर है या एक ऐसा स्टेप है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को अलाउ करते हैं ताकि वो हॉस्पिटल में आ सके, रह सके। ठीक है, लाइक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को अलाउ करते हैं कि वो हॉस्पिटल में आके अपना स्टे कर सके। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम उनको ऑब्जर्व कर सकें, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकें, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके और उनको केयर प्रोवाइड कर सकें। ऑब्जर्व कर सके मतलब लाइक उनकी जो भी इलनेस कंडीशन है, जो भी डिजीज कंडीशन है, वो जिस हिसाब से वो परेशान है, लाइक उनका जो भी डिजीज कंडीशन है, जो भी फिजिकल मेंटल स्टेटस है, उस चीज को हम असेस कर सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, दूसरा है उनके जो भी इलनेस कंडीशन है, डिजीज कंडीशन, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकें। लाइक हम सेवरल टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन में हमें मिला है आपके डिजीज कंडीशन या इलनेस कंडीशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड फॉलोड बाय केयर, मतलब अगर हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें तो उसके अलावा भी हमें अदर पर्सन की स्टेबिलिटी के लिए केयर प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन में हमने क्या देखा है कि एडमिशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को अलाउ करते हैं, इंडिविजुअल को अलाउ करते हैं ताकि वो हॉस्पिटल में स्टे कर सके। क्यों? ताकि हम उनको ऑब्जर्व कर सके, इलनेस या डिजीज कंडीशन को इन्वेस्टिगेट कर सके थ्रू स्क्रीनिंग, देन उनको ट्रीटमेंट उनके ऊपर अप्लाई कर सके, एडमिनिस्टर कर सके एंड केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके डेफिनेशन की। तो उसमें दिया है एडमिशन इज द एंट्री ऑफ पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल और वार्ड फॉर अ थेरेपेटिक और डायग्नोसिस पर्पस। इसमें दो टर्म्स में सारी चीजें इंक्लूड हैं। लाइक इसमें क्या कहा गया कि एडमिशन एक ऐसी एंट्री है पेशेंट की हॉस्पिटल में जिसमें हम उनको थेराप्यूटिक या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए उनको स्टे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एडमिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट की एंट्री होती है हॉस्पिटल में। क्यों? ताकि उनको हम थेराप्यूटिक केयर दे सके। थेराप्यूटिक मींस ट्रीटमेंट, या फिर आप कह सकते हो उनको ट्रीट करने, उनको रिकवर करने के लिए। तो वो ट्रीटमेंट, वो केयर, वो मैनेजमेंट थेराप्यूटिक में आता है सब कुछ। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक में क्या होता है? डायग्नोस्टिक में मतलब जो भी उनकी इलनेस कंडीशन है या जो भी उनकी कंडीशन है उसको असेस करने के लिए, उसको स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हर पेशेंट इलनेस कंडीशन लेके नहीं आता है, उनको पता नहीं होता है। वो पता तभी होता है जब वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, स्क्रीनिंग प्रोसीजर से गुजरते हैं। ठीक है, जैसे ही वो कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तब उनको कंफर्म होता है ये इलनेस है और अब उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो पहला उनका सबसे होता है कि डायग्नोस्टिक के लिए आते हैं, देन अगर वो फर्दर कंफर्मेटरी होता है तो फिर वो थेराप्यूटिक पर आते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, मतलब एडमिशन में आप कह सकते हो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या होता है। तो पहला है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एडमिशन, मतलब जैसे ही पेशेंट आता है तो उसके एडमिशन की जो भी चीजें होती हैं, प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ठीक है, उनके बारे में जो भी हिस्ट्री होगी, हेल्थ हिस्ट्री होगी, फैमिली हिस्ट्री हो गई। ठीक है, उनको जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए हॉस्पिटल में आए वो पर्पस क्या है। कुछ लोग ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आ रहे हैं।
तो वो सारी चीजें मतलब एक होता है ना ऑल ओवर प्रिपरेशन करना हॉस्पिटल एडमिशन के लिए। देन आपका आता है एडमिशन प्रोसीजर्स। एडमिशन प्रोसीजर्स में आपका क्या है कि जैसे हम पेशेंट को अलॉट करते हैं, आप एडमिट करोगे तो कहाँ करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल आप कह सकते हो कैंपस में करोगे तो किस वार्ड में वो जाएंगे, उनकी इलनेस और डिजीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इमरजेंसी केसेस हैं तो उसके हिसाब से हम उनको ट्रीट करेंगे, अगर वो रूटीन में है तो उनको हम रूटीन चेकअप के हिसाब से उनके स्पेसिफाइड वार्ड में उनको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसी सारी मतलब ये सारी प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोसीजर और एडमिशन। हमारे पास जैसे हमने इमरजेंसी की बात करी, अगर पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, लाइक आपके एमएलसी केसेस हो गए, आपके आरटीए हो गए, आपका बर्न हो गया, पॉइजनिंग, ये सारी चीजें जो होती है ना इमरजेंसी केसेस में आती है जिसमें पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल होती है, तो वहां पे हमें पेशेंट को पहले प्रेफरेंस देनी होती है अदर देन जो भी हमारी बाकी की चीजें हैं, ठीक है। तो पेशेंट को कैसे एक कह सकते हो रिकवरी स्टेट पे लाना या नॉर्मल स्टेबल स्टेट पे लाना, वो हमारा पहला एम होता है। तो उस वक्त एडमिशन के टाइम हमें वो चीजें ध्यान में रखनी होती है, वो आता है आपका एडमिशन प्रोसीजर में। देन नेक्स्ट आता है आपका रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन जैसे लाइक पेशेंट बहुत लंबे टाइम किसी क्रॉनिक इलनेस से परेशान है, ठीक है, कोई क्रॉनिक कंडीशन है तो उसका रूटीन एडमिशन होता रहता है। लाइक कोई सर्जरी है तो उसको पहले क्या आप कह सकते हो कि सर्जरी की डेट्स मिली होगी, प्रिपरेशंस हुए होंगे, तब जाके वो एडमिट हो रहा है सर्जरी के लिए ना, तो वो आपके रूटीन एडमिशन में आता है, ठीक है। देन असेसमेंट ऑफ पेशेंट। एडमिशन के टाइम पेशेंट का असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा पेशेंट एडमिट क्यों हो रहा है, ठीक है, अगर आप असेसमेंट नहीं करोगे। तो असेसमेंट में आपके वाइटल्स आ गए, पेशेंट की कंडीशन आ गई, अगर उसको इंजरीज है, वुंड है, तो ये सारी चीजों का असेसमेंट, पेशेंट की नॉर्मल ब्रीदिंग, आपकी कह सकते हो जो मेन होती है हमारी जो प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट का वाइटल स्टेबल है या नहीं, वो उन चीजों का असेसमेंट, ठीक है। फिर अदर देन रिलेटेड असेसमेंट होता है कि पेशेंट किस कंडीशन में है, लाइक हो सकता है वो एमएलसी केस का है पेशेंट हो, ठीक है, ये आरटीए केस का पेशेंट हो, या फिर नॉर्मली कह सकते हो किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, या टॉक्सिकेटेड पेशेंट हो, टॉक्सिकेटेड मींस पॉइजनिंग का पेशेंट हो। तो ये चीजें आपको होता है ना कि तुरंत आपको कुछ ऐसे इंटरवेंशन करने होता है ताकि आप पेशेंट को रिकवरी स्टेट पे ला सको। देन आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन मेजरली इसलिए एडमिशन पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर इंस्टेंटली आप कह सकते हो तुरंत आप स्टार्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ चीजें मिस हो जाएं, ठीक है। जैसे एमएलसी केसेस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आया, ठीक है, कुछ भी हुआ, देन आपके और अगर आपको कोई प्रोसीजर अप्लाई करना है जो जिसमें कंसेंट नीडेड है, और लेकिन पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल है कि आप कह सकते हो कि अगर आप नहीं करते हो, इंटरवेंट नहीं करते हो, तो हो सकता है पेशेंट रिकवर ना कर पाए। तो वहां पे आप कंसेंट के लिए क्या करोगे, आप फैमिली से बात करोगे, वो चीजें होंगी ना कि आप उसी समय इंस्टेंट क्रिटिकल डिसीजंस लोगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आती हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन में कि आपको डॉक्यूमेंटेशन उसी वक्त मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं आपके एडमिशन में। अब हम बात करेंगे कि एडमिशन का पर्पस क्या है। अब एडमिशन क्यों है, ठीक है, एडमिशन क्यों करते हैं, या एडमिशन के जो भी प्रोसीजर्स जो भी स्टेप्स हैं वो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेट अ गाइडलाइन एंड स्ट्रक्चरल वे ऑफ एडमिशन प्रोसीजर। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम एक गाइडलाइन या आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चरल वे ऑफ एडमिशन क्रिएट कर पाए कि हाँ हमें पहले पेशेंट को एडमिट करना है, फिर उसकी असेसमेंट करनी है, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर असेसमेंट करने के बाद जो भी इंटरवेंशन हमें चाहिए वो करना है, ठीक है। तो एक होता है ना कि फॉर्मेट में हम चल रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, तो वो सेट करने के लिए या कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन सेट करने के लिए, लाइक आपके पास एमएलसी केसेस आ रहे हैं, इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रक्चरल वे क्रिएट करने के लिए हम एडमिशन प्रोसीजर को यूज करते हैं। देन आपका आता है टू मेक पेशेंट फील ईज एंड कंफर्टेबल एट न्यू प्लेसेस। ऑफ कोर्स एडमिशन पेशेंट के लिए एक नया और कह सकते हो बहुत अलग अपना होम कंफर्ट छोड़ के, लाइक वैसे ही पेशेंट परेशान है तो अदर एक नए प्लेस में एक नए एनवायरनमेंट में आया है, तो वहां पे पेशेंट को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, सही लोग मुझे ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर वो सही है नहीं, ये सारी चीजों का एंग्जाइटी स्ट्रेस सबके अंदर होता है। पेशेंट अगर कॉन्शियस है पेशेंट के अंदर होता है, फैमिली मेंबर्स के अंदर होता है जो उनके साथ है, ठीक है। तो वो एक आप कह सकते हो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है थ्रू एडमिशन प्रोसीजर। जब वहां पे आप स्टेप्स ये सारे करते हो तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये प्रॉपर मेथड्स में चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है ये सही कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे उनको क्या होगा, एक ईज होता है, एक कंफर्टेबल आप कह सकते हो एनवायरनमेंट आप उनके लिए क्रिएट करते हो। नेक्स्ट आपका आता है टू कोऑर्डिनेट
एंड मेंटेन द अंडरस्टैंडिंग विद इन केयर प्रोवाइडर्स थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। अब एडमिशन प्रोसीजर्स के टाइम आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सब कुछ करते हो, क्योंकि एक पर्सन या एक केयर प्रोवाइडर ही पेशेंट को ट्रीट नहीं करता है। डॉक्टर्स होती हैं, नर्सेज होते हैं, अदर आपके जो टेक्नीशियंस होते हैं, आपके फार्मासिस्ट होते हैं, सारी सब कुछ होता है ना, एक टीम होती है प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। तो जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे? अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे एडमिशन प्रोसीजर का एक स्ट्रक्चर वे होता है कि पहले डॉक्टर असेस करेगा, नर्स उनके लिए आप कह सकते हो नर्स जो भी हिस्ट्री है या जो भी कंडीशन है, जो असेसमेंट है, वो सारी डॉक्यूमेंट करेगी, ठीक है, प्रिपरेशन करेगी। तो सब अपनी अपनी जब रोल्स एंड ड्यूटी करते हैं तो उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और पेशेंट पर जो भी हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं या जो भी केयर हम दे रहे हैं वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी होता है। देन आपका आता है नेक्स्ट टू प्लान द इंटरवेंशन ऑफ इलनेस। हमारे पास क्या है कि इलनेस के लिए जो भी हम इंटरवेंशन हम करना चाहते हैं वो प्लान कर पाते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज का असेसमेंट अलग अलग केयर प्रोवाइडर्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, नर्सेज अपना करेंगी, बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अपना काम करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जब एक चीजें आप कह सकते हो जब कलेक्ट होंगी, साथ में होंगी, तो एनालाइज करके एक परफेक्ट इंटरवेंशन हमें मिलता है, या फिर हम कह सकते हो जो केयर प्लान हम अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर वो हमें प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होगी, ठीक है। पेशेंट का भी जो भी ट्रीटमेंट होगा या जो भी स्टेटस लेवल होगा वो हम जल्दी से रिकवर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टू असेस द पेशेंट कंडीशन एट एडमिशन। टू असेस द पेशेंट कंडीशन एट एडमिशन का मतलब ये है कि अगर हम एडमिशन प्रोसीजर जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हम सबसे पहला हमारा यही होगा ना कि पेशेंट हमारे पास एडमिट क्यों हो रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका असेसमेंट मींस उसकी वाइटल्स, उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, उसकी नॉर्मल कंडीशनिंग या जो अभी की फंक्शनिंग उसकी कैसी है, वो चीजें हम असेस करते हैं तुरंत हम जब एडमिट करते हैं पेशेंट को। उससे क्या होता है ना कि हमें पेशेंट इस स्टेट में मिला था और हमें अब इस पेशेंट को रिकवर करना है या फिर उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं आपके पर्पस ऑफ एडमिशन में। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ एडमिशन। टाइप्स ऑफ एडमिशन में हमारे पास है 5 तरह के एडमिशन प्रोसीजर्स। मतलब कि आपके पास जो भी एडमिशन में पेशेंट आ रहे हैं वो किस कंडीशन में है। तो पहला हमारे पास इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन हमारा हम कह सकते हैं उस एडमिशन प्रोसीजर को कहते हैं जो हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, लाइक पॉइजनिंग केसेस हो गए, आपके एमएलसी केसेस हो गए, ठीक है, आरटीए, जिसमें हमें तुरंत कह सकते हो आप इंटरवेंशन हमें शो करना पड़ता है। देन नेक्स्ट आता है आपका रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन में क्या होता है, रूटीन एडमिशन वो एडमिशन होते हैं या उन पेशेंट का एडमिशन होता है जिनका फर्दर ट्रीटमेंट चलता रहता है या पहले भी ट्रीटमेंट हो चुका है। हो सकता है पहले उनको अक्यूट इलनेस थी, ठीक है, कोई भी डिजीज कंडीशन थी जो पहले डायग्नोस हो चुकी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे सिवियरिटी की तरफ जा रही, तो अब हमें वो क्रॉनिक इलनेस बन चुकी है। तो अब उसके लिए हमें फर्दर आगे की चीजें देखनी पड़ेंगी, लाइक सर्जरीज हो गई या आगे कोई प्रोसीजर्स हो गए। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो पहले वो ठीक थे, स्टेबल थे, लेकिन अभी हो सकता है उनको सर्जरी की नीडेड है, ठीक है, कोई इम्प्लांटेशन की नीडेड है, तो हम आगे का करते हैं। रूटीन एडमिशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है आपकी प्रेग्नेंट विमेन्स। लाइक होता है ना कि आप पहले होता है उनका मंथली वाइज चेकअप कर रहे हो, ठीक है, आप ट्राइमेस्टर वाइज चेकअप कर रहे हो, फिर लास्ट में आता है उनका डिलीवरी टाइम या फिर आप कह सकते हो लेबर टाइम आता है, तब आप उनको एडमिट करते हो ताकि आप जो भी डिलीवरी प्रोसीजर्स है वो आप इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। देन आपका आता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन आप उस एडमिशन प्रोसीजर को कहते हो जिसमें पेशेंट डायरेक्टली एडमिट हो जाता है। लाइक हो सकता है इंस्टेंट कोई दिक्कत आ गई हो, ठीक है, या फिर इंस्टेंट कोई ऐसा कंडीशन सिम्टम क्रिएट हो गया हो जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन अभी एडमिट होने के उस पे है कि हम उनको केयर सिर्फ हॉस्पिटल में ही दे सकते हैं, उनके घर पर नहीं दे सकते, होम मैनेजमेंट पर पेशेंट को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इंस्टेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो दैट इज डायरेक्ट एडमिशन। देन आपका आता है ऑब्जर्वेशनल एडमिशन। ऑब्जर्वेशनल एडमिशन वो उन पेशेंट का होता है या फिर आप कह सकते हो उन इंडिविजुअल्स का होता है जिनको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। लाइक आपके जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं तो उनको हम ऐसा होता है ना कुछ दिन के लिए हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे ताकि हम उनके बिहेवियर पैटर्न को नोट कर पाए, ठीक है, ताकि उनके हम जो भी मेंटल स्टेटस है असेसमेंट कर पाए, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डायग्नोस्टिक एडमिशन। डायग्नोस्टिक एडमिशन वो एडमिशन होते हैं जिसमें पेशेंट की स्क्रीनिंग के लिए एडमिट किया जाता है। जैसे आपके कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं या
स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को हम कुछ घंटे पहले या फिर एक पूरे दिन के लिए 48 आवर्स के लिए, ठीक है, 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम होता है जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं अंडर डायग्नोस्टिक एडमिशन। जैसे आपके एक्सरेज हो गए, आपके एमआरआईज हो गए, तो उसमें क्या होगा कि आपके कुछ जो पेशेंट हो गए तो आपको पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है विद प्रोसीजर के 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, ठीक है। तो एडमिट करेंगे, फिर प्रोसीजर होगा, फिर उसके बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, फिर उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके आते हैं डायग्नोस्टिक एडमिशन में, ये हमारे टाइप है। ओके, तो हमने बात करी एडमिशन, उसके डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स के बारे में, या फिर एडमिशन के क्या पर्पस है, हम क्यों एडमिशन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है या उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली जैसे हमने टाइप्स ऑफ एडमिशन में प्रोसीजर्स में पढ़ा था कि 5 टाइप के हमारे पास एडमिशंस होते हैं, लाइक आपके इमरजेंसी हो गए, आपके ऑब्जर्वेशनल, डायग्नोसिस, रूटीन, डायरेक्ट, ठीक है। तो इन सब में आपके अलग अलग कुछ स्टेप्स होंगे एडमिशन प्रोसीजर के, लेकिन कुछ स्टेप्स स्पेसिफिक होते हैं जो हर एडमिशन टाइप पर या एडमिशन प्रोसीजरल टाइप पर अप्लाई होते हैं। तो वो कॉमन जो स्टेप्स होते हैं हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, हाँ, जिसमें स्पेसिफिकली होगा हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एडमिशन प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं या एडमिशन प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमारा मेन पहला स्टेप क्या होता है। तो हमारा पहला मेन स्टेप होता है, सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको आपको जो भी पेशेंट है उसको वेलकम करना है, ठीक है। वैसे भी पेशेंट जब भी आता है हॉस्पिटल में तो हरी में होता है या फिर ऐसे सिचुएशन में होता है कि आप पेशेंट को जैसे होता है ना नॉर्मल वे में आप ट्रीट नहीं कर पाते हो, ठीक है, उस हिसाब से आप उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो, ठीक है। तो आप उनके अकॉर्डिंग, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपने रोल्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, फिर आपको क्या करना है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा 2 टाइप के एडमिशन जो मेनली या कॉमनली यूज होते हैं। एडमिशन में हमने जैसे आपके इमरजेंसी और आपके रूटीन, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन, ऑब्जर्वेशनल या फिर डायग्नोस्टिक। तो उसमें क्या था कि जो आपके डायग्नोस्टिक थे तो उसमें पेशेंट आपके पास नॉर्मली आता है तो आप उनको ग्रीट करते हो, उनको चीजों के बारे में बताते हो, फिर आप उनको एडमिट करते हो। ऑब्जर्वेशनल में भी यही सारी चीजें कि आप उनको गाइडलाइंस के बारे में बताते हो, ठीक है, फिर आप उनको एडमिट करते हो। सेम एज आपके डायरेक्ट में होता है कि आप पेशेंट को एडमिट करते हो जैसे लाइक पेशेंट की कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट, रूटीन एंड इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी और रूटीन में हमारे पास जो डायरेक्ट होता है वो इमरजेंसी में ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि आपके पास पेशेंट डायरेक्टली आया तो आपको उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना होता है, आपको अपने एक्शंस प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो कॉमनली या मेनली ऑल ओवर जो हमारे पास आता है वो होता है 2 टाइप में, ठीक है, इमरजेंसी एंड रूटीन एडमिशन, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट आ रहा है तो हम उनको पहले 2 ही टाइप में आप कह सकते हो सेग्रीगेट करेंगे या फिर उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला है हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है या तो वो इमरजेंसी में आ रहा है या रूटीन में आ रहा है, ठीक है। इमरजेंसी में आपके एडमिशन में आपके पेशेंट जो आते हैं वो होते हैं आपके MLC केसेस, ठीक है, आपके जो डायरेक्ट एडमिशन पेशेंट आते हैं, ठीक है, आपके जितने भी आप कह सकते हो ना जो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आ रहे हैं वो आते हैं। तो इमरजेंसी एडमिशन में हमें 3 सेग्रीगेशन पॉइंट देखने को मिलता है, या आप कह सकते हो 3 आपको पार्ट देखने को मिलते हैं जिसमें हम पेशेंट को डिवाइड करते हैं। तो पहला है हमारे पास ESSU। ESSU का फुल फॉर्म है इमरजेंसी शॉर्ट स्टे यूनिट, ठीक है। ESSU का फुल फॉर्म है इमरजेंसी शॉर्ट स्टे यूनिट, ठीक है। आपका ESSU का फुल फॉर्म ये है। तो इसका मतलब क्या है, अब जब आपके पास जो पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी में, मतलब या तो वो डायरेक्ट एडमिशन में आएगा, इमरजेंसी में MLC केसेस, यही 3-4 टाइप्स में आता है इमरजेंसी में, ठीक है। तो इमरजेंसी में जो आते हैं वो होते हैं ESSU पेशेंट, वो फॉर 24 आवर्स के लिए आते हैं। अब इनको हम कैसे आप डिस्क्राइब करें, ESSU पेशेंट यानी जो इमरजेंसी शॉर्ट स्टेट यूनिट या फिर आप कह सकते हो ड्यूरेशन के लिए आते हैं, वो 24 आवर्स के लिए आते हैं। उसमें वो पेशेंट्स आते हैं जैसे फॉर एन एग्जांपल पॉइजनिंग पेशेंट,
ठीक है, किसी को स्नेक बाइट पेशेंट है, ठीक है, किसी पेशेंट को स्नेक ने बाइट कर लिया, या फिर आप कह सकते हो किसी आपके एनिमल बाइट हो गए, स्नेक बाइट हो गए, ऐसे जो पेशेंट आ रहे हैं वो इमरजेंसी में ही आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन में ही आएंगे, ठीक है, वो एमएलसी केसेस तो नहीं है लेकिन वो इमरजेंसी केसेस में आते हैं, ठीक है, उनको बाइट कर लिया, अब वो आपके पास आएंगे तो उनको आपको कैसे ट्रीट करना है, आप उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, उनको एंटीडोट दोगे या फिर जो भी बाइट है या वुंड है उसको केयर करोगे, ठीक है, और फिर आप विद इन 24 आवर्स उनको डिस्चार्ज कर दोगे, ठीक है, क्योंकि जो भी अगर वुंड है तो वो फर्दर आपका जो भी ड्रेसिंग है या वुंड केयर वो विदाउट एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अगर एडमिट कर भी रहे हो तो विद इन 24 आवर्स आप उनको डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो। वो पेशेंट्स जो आते हैं वो आपके होते हैं ESSU पेशेंट्स, मतलब वो पेशेंट जो आप 24 आवर्स के विद इन में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो और उनको डिस्चार्ज कर देते हो। अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास वो पेशेंट जो नॉन ESSU होते हैं, मतलब जो 24 आवर्स से ज्यादा हॉस्पिटल में स्टे करते हैं लेकिन वो आपके पास कैसे आते हैं, इमरजेंसी केसेस के थ्रू, ठीक है, जैसे आपके MLC केसेस हो गए, ठीक है, बर्न के पेशेंट्स हो गए, तो उनका क्या होगा कि ऑफ कोर्स इमरजेंसी में आपको उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है इमरजेंसी में या फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, एंड देन वो एडमिट किए जाते हैं प्रॉपरली स्पेसिफाइड वार्ड में, फिर उनको आप फर्दर जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो स्टे ले रहे हैं हॉस्पिटल में उनको आपको केयर प्रोवाइड करनी होती है, वो होते हैं आपके नॉन ESSU पेशेंट, ठीक है, जो आपके मोर देन 24 आवर्स के लिए स्टे करते हैं। आपके केसेस जैसे हमने एग्जांपल बता दिया बर्न पेशेंट। देन आपके आते हैं ICU प्रोटोकॉल पेशेंट। अब कुछ पेशेंट आपके पास जो ESSU होंगे कि हाँ इमरजेंसी में आप उनको केयर प्रोवाइड किए, एक होते नॉन ESSU जो भी आपने उनको डायरेक्ट केयर, फर्स्ट एड, ये सारी चीजें पर, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, लाइक होता है ना कि अगर अभी इंस्टेंट उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है, उनको इंस्टेंट CPR नहीं मिला तो वो हो सकता है रिकवर ना कर पाए, उनकी स्टेबिलिटी रिकवर ना कर पाए, तो जो ऐसे मेजरली कह सकते हैं ना क्रिटिकल स्टेज पे पेशेंट आते हैं वो आपके आते हैं ICU प्रोटोकॉल में, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। लाइक ESSU इमरजेंसी में आए, आप विद इन 24 आवर्स उनको केयर प्रोवाइड किया और डिस्चार्ज कर दिया। नॉन ESSU जो आपके पास इमरजेंसी में आ रहे हैं, ठीक है, लाइक आपके बर्न पेशेंट, लेकिन उनको इतना कोई स्पेसिफाइड मैकेनिकल चीजों की जरूरत नहीं है, आप उनको केयर प्रोवाइड करोगे, आप उनको एडमिट करके रखोगे जितने भी ड्यूरेशन के लिए उनको ट्रीटमेंट चाहिए, नीडेड है, ठीक है, लेकिन ICU में आप उन पेशेंट्स को रखते हो जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल लेवल पर होते हैं, ठीक है, तो इन ICU में भी 3 लेवल में डिवीजन है, ठीक है, ICU में 3 लेवल में डिवीजन ये है कि हम ICU प्रेफरेंस अगर क्रिटिकल पेशेंट्स को दे रहे हैं तो वो पेशेंट कैसे हैं, ठीक है, तो ICU प्रोटोकॉल में एकदम क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, उसके 3 लेवल है। पहला लेवल है लेवल 1 जिसमें टॉप प्रायोरिटी के पेशेंट होते हैं जिनको CPR नीडेड है, मस्ट है, आप कह सकते हो CPR मस्ट है, ठीक है, वो पेशेंट आपके आते हैं लेवल 1 में। उनको CPR सर्वाइवर्स मींस जो डॉक्टर्स जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर CPR प्रोवाइड कर रहे हैं, रिससिटेट कर रहे हैं, वो वहां पे प्रेजेंट होंगे, उस पेशेंट को डील करेंगे, ठीक है, वहां पे उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है, हो सकता हो उनके रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम हो और उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत हो, वो नॉर्मली मोड ऑफ वेंटिलेशन पे नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लेवल 2 पे जो आते हैं वो होता है इन प्रायोरिटी ऑफ ICU, मतलब उनको ICU में रखना जरूरी है लेकिन उनको कह सकते हो आप इतना CPR की नीड नहीं है। आप फॉर एन एग्जांपल जैसे हमारे पास है मैसिव ब्लीडिंग एंड अनस्टेबल वाइटल, जैसे इनके पास अनस्टेबल वाइटल्स हैं, बहुत मैसिव ब्लीडिंग हो रही है, इनको ICU की ट्रीटमेंट चाहिए, मींस इनको ICU अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, ठीक है, उनको क्या करते हैं तुरंत ICU में शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी ब्लीडिंग मैनेजमेंट, जो भी मैसिव ब्लीडिंग हो रही है उसको ब्लीडिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके अनस्टेबल वाइटल्स को कंट्रोल करने हैं। हो सकता है वहां पे CPR जरूरत हो या CPR की जरूरत ना हो, ठीक है, लेकिन वो ICU की प्रायोरिटी में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके आते हैं RTA पेशेंट जिनके पास ज्यादातर क्या होता है मैसिव ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, वाइटल्स आपके कह सकते हो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके हेड इंजरी के पेशेंट हो गए, ठीक है, ये सारे पेशेंट होते हैं जिनको ICU की नीड है बट CPR या फिर हो सकता है जरूरत हो जरूरत ना भी हो। देन थर्ड जो लेवल आप ICU लेवल पे आते हैं वो थर्ड लेवल
वो होता है नॉन बेनिफिटेड फ्रॉम आईसीयू, जिनमें आप कह सकते हो आप पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन को आप देख रहे हो, ऐसी कंडीशन है जिनको हम आईसीयू में रखते तो हैं लेकिन आपको पता है ये आईसीयू से भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। होता है ना कुछ लाइक कि हो सकता है वो रिकवर ना कर पाए। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सेज अपनी तरफ से सारा सपोर्ट अप्लाई करते हैं, सारी केयर अप्लाई करते हैं, अपना फुल एफर्ट करते हैं, फिर भी उनको पता होता है कहीं ना कहीं कि पेशेंट रिकवर नहीं कर पाएगा या पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा, फिर भी हम उन पेशेंट्स को आईसीयू में रखते हैं। वो पेशेंट आते हैं आपके लेवल 3 ऑफ आईसीयू में। लेवल 3 ऑफ आईसीयू में कौन से पेशेंट आते हैं? जो जिनको आईसीयू में आप रखते हो लेकिन आपको पता है कि आईसीयू की केयर उनके लिए बेनिफिटेड नहीं है, ठीक है, उनकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत पुअर है, ठीक है, जिनका रिकवरी स्टेट हो सकता है स्टेबल नहीं है, आपको पता है कि वो स्टेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्रिटिकली इल होते हैं या फिर डिटोरिएटेड, क्लिनिकली डिटोरिएटेड का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है या फिर टर्मिनल स्टेज पर है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके आईसीयू प्रोटोकॉल्स। अब दूसरे जो पेशेंट आपके पास आते हैं एडमिट होने के लिए वो होते हैं रूटीन में। रूटीन में जैसे आपके ऑब्जर्वेशनल, डायग्नोस्टिक और आपके रूटीन एडमिशन के पेशेंट, ठीक है, ये आपके इसमें आते हैं। इसमें नॉर्मली आपको पेशेंट को एडमिट करना होता है, जिस वार्ड में आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हो उस वार्ड का प्रिपरेशन करना होता है, पेशेंट के बेड का प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। तो इसमें वही आता है, यूनिट का प्रिपरेशन आप करिए, आप बेड का जो भी है प्रिपरेशन करिए, जो बेड के पेशेंट का एरिया है, जो आप कह सकते हो वार्ड में जिस वार्ड पे जिस एरिया में आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो वो उसका प्रिपरेशन आप करिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स जो पेशेंट के लिए नीडेड है, कंफर्ट डिवाइसेस नीडेड है, उनका प्रिपरेशन करिए, ठीक है। जो भी रिमाइंडर गाइडलाइन आपको पेशेंट को देनी होती है वो आप अप्लाई करिए, आप उनको बताइए, एंड लीगल एस्पेक्ट्स, उनके राइट्स के बारे में आप पेशेंट को अवेयर करिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रूटीन में और इमरजेंसी दोनों में करनी होती है। बस इमरजेंसी में आपको प्रायोरिटी पहले पेशेंट की कंडीशन पे करनी होती है, रूटीन में आपको ये सारी चीजें फॉलो अप पे करनी होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिपरेशन करने का एक फॉर्मेट होता है कि आप पेशेंट को जैसे ही पेशेंट एंटर कर रहा है एडमिट करोगे और कैसे आप अप्लाई करोगे। तो पहला होता है आपका इमरजेंसी में अप्लाई करो या फिर रूटीन में अप्लाई करो, ठीक है। तो इमरजेंसी में अगर आप अप्लाई करो तो उसमें भी आपका 3 सेग्रीगेशन है, ईएसएसयू, नॉन ईएसएसयू और आईसीयू प्रोटोकॉल्स। एंड रूटीन में, अगर रूटीन में है तो आप उनको ये चीजें बता दो, ये चीजें आप अपने आपकी जो भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको अप्लाई करो। अब हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर का क्या क्या स्टेप है या आप एडमिशन प्रोसीजर में क्या क्या करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है असेसमेंट ऑफ पेशेंट एट एडमिशन। पेशेंट कैसे भी आया हो, इमरजेंसी एडमिशन हो, रूटीन एडमिशन हो, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल डायग्नोसिस जो कुछ भी हो, आपको सबसे पहले पेशेंट के एडमिशन पर क्या करना है, उसका असेसमेंट करना है, ठीक है। अब असेसमेंट में आप क्या करना है, असेसमेंट में सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन देखनी है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है, वो किस कंडीशन में आपके पास आया है। फिर उसके वाइटल्स एंड स्टेबिलिटी देखनी कि उसके वाइटल्स कैसे हैं, स्टेबल है, नॉर्मल है, अनस्टेबल है या नॉर्मल नहीं है, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी, बॉडी फंक्शनिंग कैसी है, बॉडी फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, लाइक उसका एयरवे, उसके आउटपुट, इनपुट, ये सारी चीजें आपको असेस करनी है। देन आपका आता है उसको आपको अलॉट करना होता है जो टाइप ऑफ एडमिशन। अगर वो इमरजेंसी का आपको लग रहा है कि हाँ वो अनस्टेबल पेशेंट, आप इमरजेंसी में डाल दीजिए उसको, ठीक है। अगर वो एमएलसी केस है तो उसको आप एज एमएलसी केस प्रोसीजर्स के थ्रू उसको डील करिए। अगर वो रूटीन में है तो देन आपको, जैसे हमने रूटीन के लिए बताया, तो उस रूटीन एडमिशन के लिए, एंड अगर डायग्नोस्टिक के लिए है, मींस वो स्क्रीनिंग के लिए आया है पर्सन, तो फिर आप उसको उस हिसाब से डील करिए। तो आपको ये पहले सबसे करना है कि असेस करना है। देन नेक्स्ट आपका आता है, आपने असेसमेंट कर ली, अब आपको फर्दर पेशेंट का असेसमेंट करना क्या है, उसकी हिस्ट्री ऑफ इलनेस। अब हॉस्पिटल में आया है, ऑफ कोर्स उसके पास कोई ना कोई इलनेस होगी, ठीक है। अगर वो डायग्नोस्टिक एडमिशन के थ्रू आया है तो भी आपको तो पता होगा ना कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तब ना वो डायग्नोस कराने आया है, तब वो इसीलिए तो आया है कि वो स्क्रीन करा सके कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीजें असेस करनी है कि पेशेंट के पास जो इलनेस है, जो साइन एंड सिम्टम्स है, जो भी इसकी कंडीशन है वो क्या है, वो कब से है, मतलब आपके चीफ कंप्लेंट्स, अभी उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसकी तरफ से उसको क्या लग रहा है कि ये उसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, वो चीज आपको देखनी है। उसकी फैमिली हिस्ट्री आपको देखनी है, मतलब उसका ही ये जो चीजें प्रॉब्लम है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल
हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज डायग्नोसिस में जो जिन पर्सन्स को नहीं पता है कि उनको डायबिटीज है वो डायग्नोस कराने आए हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए आए हैं, तो उनको ऑफ कोर्स इतना तो पता होगा ना कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। तब आप उनसे पूछोगे ना कि आपकी फैमिली में भी किसी के साथ ऐसा है या फैमिली में भी कोई मेंबर इस चीज को फेस कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री को आपको देखना है कि फैमिली हिस्ट्री में कहीं ऐसा कुछ है या नहीं, लाइक जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। देन आपका आता है प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन लाइक अगर जो इलनेस अराइज हुई है जिसके लिए पेशेंट आपके पास एडमिट होने आया है, वो उसके पहले ऐसा पहले हुआ है क्या, वो पहले भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट था या उसने पहले क्या बोलते हैं आपने फ्यूचर पास्ट में उसने कोई मेडिकेशन ट्रीटमेंट कराई है उसकी, या कोई अदर इलनेस हुई थी जिसकी वजह से उसने हॉस्पिटलाइजेशन ऑप्ट की हो या फिर ट्रीटमेंट ऑप्ट किया हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। कॉज ऑफ इलनेस क्या हो सकता है, कुछ जैसे होते हैं ना चीजें लाइक बुखार हो रहा है तो हो सकता है इन्फेक्शन हुआ हो, या फर्दर आप कह सकते हो आपके जैसे टाइफाइड हो गया, वाटरबोर्न इन्फेक्शन, ठीक है, आपके मलेरिया, डेंगू या आपके जो वेक्टरबोर्न इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिजीज कंडीशंस तो हो सकता है कॉज पेशेंट को पता हो या अनस्पेसिफाइड हो। अगर स्पेसिफाइड है तो आप पूछ सकते हो कि क्या उनको मालूम है या नहीं, या फिर आपको फर्दर आउटकम या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही आपको चीजों को देखना पड़ेगा कि उसका कॉज क्या और प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं, उसी कंडीशन को लेके या कोई और कंडीशन जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो ये पहले के हमारे 2 पॉइंट है जिसमें हम प्रोसीजर में डिस्कस करते हैं कि पहले असेसमेंट करना है एंड देन पेशेंट की फैमिली, पेशेंट की असेसमेंट लाइक हिस्ट्री असेसमेंट हमें करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्दर प्रोसीजर्स के बारे में। ओके, तो जैसे हमने बात करी थी हमारे जो प्रोसीजरल स्टेप्स उसमें हमने पहले था कि पेशेंट को हमें असेस करना है, फिर सेकंड हमारे पास था कि हमें पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की कंडीशन, इलनेस कंडीशन, उसके प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, कॉज ऑफ इलनेस, ये सारी चीजें हमें असेस करनी है। अब आगे हमें उसके क्या करना है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन करना है डिटेल्स का। थर्ड स्टेप क्या है कि हमें जो भी डिटेल्स हमें पता चल रही हैं, जो हमें आपके कम्युनिकेशन थ्रू जो हमें चीजें पता चलती हैं, जो पेशेंट बता रहा है उसको चीफ इलनेस या एडमिशन कैसे कर रहा है, जैसे हो रहा है पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, प्लेस, ठीक है, पर्सन्स की पेशेंट की डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, पेशेंट इन्फो, डेट एंड टाइम, डायग्नोसिस, उसके वाइटल्स जो आप असेस कर रहे हो, जो पहला प्रोसीजर है, जो भी आप कंडीशन आपने असेसमेंट के दौरान आपको मिली है वो चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी है कि हमें पेशेंट इस कंडीशन में मिला था, ताकि आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो या रिकॉर्ड तैयार हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है यूनिट एंड बेड प्रिपरेशन। अब पेशेंट आपके पास आया तो ऑफकोर्स आप उसको अलॉट करोगे कहीं ना कहीं, किसी वार्ड में, किसी बेड पर, तो उस एरिया का प्रिपरेशन आपको पहले से करके रखना होता है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पहला आता है आपका यूनिट या फिर आपके वार्ड का प्रिपरेशन, और दूसरा जो उसके सराउंडिंग है, ठीक है, बेड हो गया आपका या आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीजों का प्रिपरेशन। तो यूनिट, वार्ड या फिर आप कह सकते हो जो एरिया प्रिपरेशन होता है उसमें आपको क्या क्या देखना होता है, क्लीनलीनेस, कि जहां पे आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो वहां पे क्लीनलीनेस होनी चाहिए। मींस आप क्या होता है कि चीजों को क्लीन करके रखिए, लाइक जो भी उसके इक्विपमेंट है, आर्टिकल है, जो जिस एरिया में आप कर रहे हो, जिस वार्ड में, पहले चीज तो वार्ड के फ्यूमिगेशंस होते हैं वो टाइमली हॉस्पिटल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होते रहने चाहिए, ठीक है, ताकि आपका वार्ड फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स, सॉरी पेस्ट, इंसेक्ट्स, इन सारी चीजों से आपका जो वार्ड है वो फ्री रहे, ठीक है। और बाकी लाइक आपका डस्टिंग हो गया, स्वैपिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग, ये सारी चीजें आप करते रहिए रेगुलर टाइम अपने इंटरवल पर, ताकि वो वार्ड क्लीन रहे, ठीक है। आपको प्रिपरेशन के टाइम पे देखना कि जिस एरिया पे या जिस यूनिट पर आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो वो क्लीन हो, उसके बेड साइड रेल्स, उसके बेड साइड लॉकर्स, उसके अदर आर्टिकल्स, वो सारी चीजें क्लीन हो। और वो क्लीन कैसे करते हैं, वो नर्सेस की ड्यूटी होती है या फिर जो वहां पे स्टाफ होता है उसकी उनकी ड्यूटी होती है कि वो उसको क्लीन करे विद 2% ऑफ क्रेसॉल। क्रेसॉल क्या होता है, आपका एक लिक्विड एजेंट होता है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट होता है, उसका 2% इन वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, या आप उसको डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट करने के बाद क्रेसॉल आप यूज करके उन सारी चीजों को डिसइंफेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये आपके यूनिट प्रिपरेशन में आता है क्लीनलीनेस में। देन आपका आता है, आपको चेक करना है वेंटिलेशन, आप जहाँ पे जिस यूनिट में आप शिफ्ट कर रहे हो वहां का वेंटिलेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है, एयर वेंटिलेशन, ठीक है। जो लाइक हो गया आपका जो भी अगर आइसोलेटिंग वार्ड है तो आइसोलेटिंग वार्ड का भी एक बार आप कह सकते हो वेंटिलेशन आपको चेक करना है। इफ नॉन आइसोलेटिंग है, कॉमन है, लाइक ऐसा होता है ना, एक वार्ड है, स्पेसिफाइड वार्ड है,
ठीक है, स्पेशलाइज्ड वार्ड है, तो उन सब का भी आपको वेंटिलेशन चेक करना होगा। देन आपके ऑर्डर लाइंस आते हैं, कुछ ऑर्डर लाइंस मतलब कुछ चीजें होती है जिनको आपको चेक करना होता है, जैसे आपकी लाइटिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्योंकि हर पेशेंट के लिए लाइटिंग लाइक बहुत ब्राइटनेस या बहुत डिमनेस हो सकता है कहीं ना कहीं उनको क्या आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अनकंफर्ट फील करती है, क्योंकि जो पेशेंट लाइक आप कह सकते हो अगर आई साइट की प्रॉब्लम है किसी को पेशेंट को, तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट दिक्कत करेगी, बहुत ज्यादा डिम लाइट भी दिक्कत करेगी। ठीक है, तो लाइटनिंग का आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइटनिंग में आपकी बहुत सारी चीजें आती है, आपकी फिजिकल लाइट्स हो गई, आपके वॉल के कलर्स हो गए, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। आप जो भी यूनिट में शिफ्ट करो, जिस भी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हो, रूम में शिफ्ट करो, वहां का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर से 2 to 4 सेल्सियस कम होता है, ताकि हल्का सा लाइक होता है ना कि एकदम से भी गर्मी ना हो, एकदम से भी ठंडा ना हो, बस लाइक आपका रूम टेम्परेचर 37 होता है, तो आपका जो टेम्परेचर आप नॉर्मली क्रिएट करके रखते हो वो होता है 30 से 32 टू 33 सेल्सियस आप तक आप मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, देन आपका आता है ह्यूमिडिटी, जहां पे आप शिफ्ट करो पेशेंट को, वहां की ह्यूमिडिटी नेचर कैसा है, क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी, ज्यादा मॉइस्चर, उसकी वजह से ज्यादा पेशेंट को इरिटेशन होगी। ठीक है, ब्रीदिंग में इरिटेशन होगी। देन आपके प्रेशर सोर, बेड सोर्स, इन सब के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करके रखना है। देन आपका आता है फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक आपके जो भी फर्नीचर्स हैं, डोर्स, विंडोज, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, या हजार्ड्स के जो भी आपको सेफ्टी भी देखनी है, लाइक हजार्ड्स के भी होता है ना, फायर हजार्ड है, फिजिकल हजार्ड है, लाइक फ्लोर बहुत स्लिपरी है। ठीक है, या फिर कोई इक्विपमेंट लाइक आपके फर्नीचर डैमेज है, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चोट लगने के चांसेस हैं। ठीक है, फॉल रिस्क के जो भी क्या कह सकते हो आप कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको रिड्यूस करिए। ठीक है, कि ऐसा कुछ ना हो। ठीक, ये सारी चीजें आपकी आती है यूनिट या फिर वार्ड प्रिपरेशन में। देन अब नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट एंड आर्टिकल, मतलब जो भी आर्टिकल प्रेजेंट है या पेशेंट को हमें जो प्रोवाइड करना है। ठीक है, जब हम एडमिट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। आपका जैसे बेड साइड लॉकर हो गया, वो ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड करनी है। पेशेंट के कुछ आइटम्स होंगे, उनके आर्टिकल्स होंगे, उनकी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स होंगी, तो वो सारी चीजें उन चीजों को सिक्योर करके वो रख सके। कंफर्ट डिवाइसेस लाइक आपके पिलोज हो गए, आपके अदर जो भी उनके रेस्टिंग डिवाइस है, उनके कंफर्ट डिवाइसेस में बहुत सारी चीजें आती है, मैट्रेसेस अदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन कंफर्ट डिवाइसेस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को आपको प्रिपेयर करना है। देन आपके रिक्वायर्ड फर्नीचर जो उनको चाहिए, टेबल, चेयर, स्टूल, ठीक है, ये सारी चीजें, कार्डियक बेड हो गया, ये सारी चीजें आपके आर्टिकल जो आते हैं वो आपके क्या बोलते हैं थेरेपेटिक डिवाइसेस में आते हैं, या फिर आप कह सकते हो कंफर्ट डिवाइसेस में आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट आपका रिक्वायर्ड आर्टिकल लाइक आपका आईवी स्टैंड हो गया, आपका ऑक्सीजन चैम्बर हो गया, आपका मैकेनिकल डिवाइसेस हो गए, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, आपका कार्डियक टेबल हो गया। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड चीजें होती हैं जो हमें एट प्रेजेंट पेशेंट को थेराप्यूटिक केयर देते वक्त चाहिए होती हैं, तो वो आपको एडमिशन के टाइम ही सारी चीजें रेडी करके रखनी होती है, या फिर सब प्रिपेयर करना होता है। देन आपका आता है बेड, जो मेजर चीज होती है बेड होती है। जब आप एडमिशन करते हो पेशेंट का, तो आप ऑफ कोर्स एक बेड पे करते हो, तो सबसे पहले आपका आता है बेड मेकिंग। आपको अनऑक्यूपाइड बेड क्रिएट करना है पेशेंट के लिए। पहली चीज तो वो क्लीन होना चाहिए, जो भी इसमें आर्टिकल्स हैं आपके मैट्रेस, बेडशीट, टॉप शीट, ब्लैंकेट, पिलोज, उनके कवर्स, ये सारी चीजें पहली चीज तो क्लीन होनी चाहिए, रिप्लेस होने चाहिए। देन जो बेड मेकिंग आप कर रहे हो वो अनऑक्यूपाइड बेड की होनी चाहिए, तब जाके वो पेशेंट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये हो गया। देन वहां पे आपको मैट्रेस, पिलोज, ब्लैंकेट्स, मैकिंटोश, बेडशीट, अदर लिनेंस जो भी रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके वहां पे रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है पेशेंट के जो एरिया है उसमें वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी आपको चेक करना है या प्रिपेयर करके रखना है कि हाँ पेशेंट के लिए आपका सफिशिएंट वाटर और जो सैनिटेशन फैसिलिटी आप उसके लिए उनको ओरिएंट कराइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जो स्टेप में होता है गाइडलाइन एंड इन्फॉर्म कंसर्न। इस स्टेप में आपको क्या करना है, या क्या इस एडमिशन प्रोसीजर में इसका क्या रोल है, वो ये है कि जब पेशेंट को या लेके उनकी फैमिली आते हैं, तो वो नए एनवायरनमेंट के साथ आप कह सकते हो इतने ज्यादा आप कह सकते हो उतने ज्यादा वो अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको अवेयर कराना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की या फिर वहां के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। ठीक है, तो ये आपके एडमिशन प्रोसीजर में ही आता है। तो वहां पे जो सबसे पहला है आपके गाइडलाइंस बताना, लाइक जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है, जो भी आप कह सकते हो रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, या जो भी मेथड्स हैं, जो भी चीजें आप अप्लाई करो हॉस्पिटल में कि हाँ ऐसे करना है,
पेशेंट को इतने बजे शिफ्ट करना है, पेशेंट को इतने बजे मेडिकेशन मिलती है, आप रिसीव कर लीजिए, पेशेंट को इतने बजे आप स्क्रीनिंग के लिए ले आइए। तो ये सारी चीजें आप उनको अवेयर करानी है, आपको एजुकेट करना है उनको, आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल की पॉलिसीज के बारे में बताना है। एंड सेकेंडली आपको मेजरली जो चीज बतानी है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर एप्लीकेबल है हॉस्पिटल पॉलिसीज के अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो आपको उनको अवेयर करना, लाइक जो नेशनल प्रोग्राम्स आते हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ऐसे कंपनसेशन फंडिंग ये सारी चीजें जो अप्लाई करती है, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसीज होती हैं वो आपको उनको इंट्रोड्यूस कराना है थ्रू गाइडलाइंस या रिमाइंडर्स में, ठीक है। देन आपका आता है पेशेंट्स राइट के बारे में आपको बताना है। जितने भी पेशेंट के राइट हैं वो पेशेंट को या उनकी फैमिली मेंबर्स को आपको बताना है कि हाँ पेशेंट के पास ये राइट्स हैं जो वो अपने ट्रीटमेंट के टाइम, एडमिशन के टाइम, डिस्चार्ज के टाइम अप्लाई कर सकता है, ताकि वो अपने कह सकते हैं ना अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो एक्यूरेट रहे, ठीक है। पेशेंट के राइट जैसे हम आपके पेशेंट के पास इंफॉर्मेशन की राइट होती है, ठीक है, पेशेंट हैज राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन उसके डायग्नोसिस के रिगार्डिंग, उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी प्रोसीजर के रिगार्डिंग, या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जो भी हिस्ट्री उसकी है, सारी चीजों के लिए उसके पास राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, एक्सेस कर सके या गेन कर सके, ठीक है। देन उसके पास राइट टू रिफ्यूज होता है। राइट टू रिफ्यूज मतलब उसके पास इतना राइट है कि अगर उसको कोई प्रोसीजर के लिए नहीं समझ में आ रहा, उसको वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो वो उसको मना कर सकता है, ठीक है। राइट टू रिफ्यूज पेशेंट का राइट है। देन नेक्स्ट आता है उनका जो राइट है कि जो भी चीजें हैं, जो भी फैसिलिटीज है उसके लिए वो एक्सेस है, ठीक है, राइट ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। पेशेंट के पास राइट होता है कि जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है या गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू है वो उन चीजों को एक्सेस कर पाए, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। बिल ऑफ पेशेंट्स राइट एक कह सकते हो आपके पास 12 to 13 राइट का एक आप कह सकते हो फॉर्मुलेटेड चार्ट है जिसमें आप ये चीजें समझ सकते हो, ठीक है। ब्रीफली में आप इतना समझ लीजिए कि पेशेंट के पास अपने लिए स्पेसिफाइड राइट होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिफ्यूजल, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, अवेयरनेस लाइक उनके जो भी डिजीज कंडीशन है, राइट टू एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, राइट टू फूड एंड आपके जो फैसिलिटीज है, इन सारी चीजों के लिए राइट होती है। तो ये ब्रीफली में, क्योंकि ये सिलेबस में इतना इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको गाइडलाइन देनी है उनके एलर्जीज, डाइटरी या फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस के लिए। आपको असेस करना है एट अ टाइम ऑफ जब आप पेशेंट एडमिट करो तो उनके एलर्जीज को असेस करना है, तो उसके हिसाब से उनको आपको गाइडलाइन देनी है, आपको इन्फॉर्म करना है कि अगर पेशेंट को एलर्जी है तो आप इस चीज को आप अभी कंज्यूम ना करें, ठीक है, या फिर उस चीज को अपने ऊपर एडमिनिस्टर ना करें, ठीक है। फिर डाइटरी या फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन उनके लिए होते हैं जैसे डायग्नोसिस पर्पसेस, स्क्रीनिंग पर्पसेस, ठीक है। कुछ होता है जैसे अल्ट्रासाउंड में आपको फ्लूइड इनटेक करना होता है विदाउट एनी डाइटरी, मतलब वहां पे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लेकिन फ्लूइड इनटेक करना, तो वो सारी चीजें बता दे, लाइक आपके नील पर ओरल ये हो गया, ठीक है। आपका आपके डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस में आप ये नहीं खा सकते, आपकी स्क्रीनिंग होनी है, या आप इतने टाइम तक आपके ग्लूकोज टेस्ट जैसे होता है, ठीक है, फॉर डायबिटीज, आप ये सारी चीजें उनको बताओगे। देन आपका एंड में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्म कंसेंट्स के बारे में। इन्फॉर्म कंसेंट में आप पेशेंट को बताओगे जो भी प्रोसीजर या जो भी सर्जरी आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हो या जो आप प्लान कर रहे हो अप्लाई करने के लिए, उनके बारे में आप उनको एजुकेट करोगे, ठीक है। लाइक अगर आप कोई सर्जरी अप्लाई करो तो वो क्यों कर रहे हो, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या आप कह सकते हो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्या हो सकता है कि कुछ पेशेंट को लॉस हो सकते हैं, ठीक है। मींस होता है ना कि एक डिसएडवांटेज होता है, एक आउटकम ऐसा नेगेटिव आउटकम हो सकते हैं, सारी चीजें आप उनको बताओगे। एक इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है कि आप जब सारी चीजों के बारे में बता देते हो स्पेसिफाइड सर्जरी या प्रोसीजर के लिए, जब उनको पता होता है उस चीज के लिए वो नॉलेजेबल होता है, फिर जब वो अपने उस चीज के लिए अपने साइड से आपको परमिट करते हैं या कंसेंट आपको रिटन कंसेंट देते हैं, तब आप उस सर्जरी या प्रोसीजर को अप्लाई करते हो उनके ऊपर, वो होता है आपका इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होता है कि आप उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे, हर एक स्पेसिफाइड डिटेल्स को आप सर्जरी या प्रोसीजर के लिए, एंड देन जब वो उस चीज के लिए कह सकते हो राजी होते हैं और अपनी तरफ से रिटन कंसेंट देते हैं, तब आप उस चीज को उनका इन्फॉर्म कंसेंट साइन कराते हैं, उस चीज को अप्लाई करते हो बिफोर सर्जरी, ठीक है, ये होता है। देन आपका नेक्स्ट आता है सिक्योरिंग वैल्यूएबल्स ऑफ पेशेंट। ऑफ कोर्स जब पेशेंट एडमिट होता है तो हो सकता है कुछ लाइक इमरजेंसी में एडमिट हुआ है तो उसके कुछ वैल्यूएबल्स होंगे, लाइक उनके ज्वेलरीज हो गए, उनके अदर आर्टिकल्स, फोन, मोबाइल्स, ये सारी चीजें होती है ना,
तो वो सब जो वैल्यूएबल्स आइटम है उनके, उनको सिक्योर करना है, ठीक है। उनको सिक्योर करने का मतलब है कि उनको या तो पेशेंट के उस पे बिहाफ पे आप रखिए कि ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फैमिली मेंबर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अंडर हॉस्पिटल लाइक पॉलिसी के अंडर आती है सिक्योर करने की, तो वो हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको उसको सिक्योर करनी है। लाइक उसकी सेफ कस्टडी, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग देखनी है आपको, ठीक है। जो भी चीजें आप उसको कैसे हैंडल करो, उसको लेबल कर दीजिए कि ये इस पेशेंट का है, इस बेड नंबर पेशेंट का है, ठीक है, ये आर्टिकल है, एक साइड पैकेजिंग कर दीजिए, लेबलिंग कर दीजिए, उसकी सेफ कस्टडी करिए, और जो भी चीजें आपने रिसीव करी है डॉक्यूमेंटेशन करिए, और जिससे रिसीव करी है उसके सिग्नेचर लीजिए। ये चीजें आती हैं आपके सिक्योरिंग वैल्यूएबल्स में। और जब यही चीजें आप डिस्पैच करते हो ड्यूरिंग डिस्चार्ज, तो जो जब डिस्पैच करते हो तो वो भी आप डॉक्यूमेंट करिए कि आपने इस पर्सन को आपने ये जो वैल्यूएबल थे वो डिस्पैच कर दी, और उनके सिग्नेचर लीजिए आपके टाइम एंड डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आपका आता है ओरिएंटेशन टू हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे मेजरली होता है, लेकिन सारे पेशेंट कॉन्शियस नहीं होते, तो उनके फैमिली मेंबर्स को आपको ओरिएंट कराना पड़ेगा ड्यूरिंग एडमिशन की हाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटीज किधर है, क्या है, कैसे है, या कौन कौन सा मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें आपका आता है पहला ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी। ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी मतलब कौन कौन से ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं, स्क्रीनिंग जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक आपके एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, ठीक है, ब्लड टेस्ट किधर होता है, कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, फिर ट्रीटमेंट प्लान आपको, लाइक मेडिकेशन किधर है आपका, मेडिकेशन डिपार्टमेंट आपका किधर है, आपका फूड एंड जो वाटर एंड सैनिटेशन है ये आपका किधर है, आपके सेफ्टी जो होता है ना, लाइक आपके फायर हजार्ड्स के लिए, फिजिकल हजार्ड्स के लिए, या फिर आप कह सकते हो अदर फैसिलिटीज जैसे हैंडीकैप पर्सन के लिए होते हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल्ड पर्सन, उनके लिए अलग फैसिलिटीज है। उन सारी चीजों के लिए आपको उनको ओरिएंट कराना पड़ेगा जो भी हॉस्पिटल के अंदर है। फिर उसमें ओरिएंटेशन में आपका आता है ट्रांसपोर्ट भी, कि पेशेंट कैसे अपना ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट देख सकता है। अगर उनका खुद का ओन व्हीकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे उस चीज के लिए भी बात कर सकते हैं। अगर नहीं है, हॉस्पिटल की तरफ से जो भी फैसिलिटीज है एम्बुलेंस की, ठीक है, अदर व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर्स, इन सारी चीजों के लिए आप उनको ओरिएंट कराइए। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टाफ एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो जो भी पेशेंट के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व स्टाफ एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके लिए भी उसके लिए भी आपको ओरिएंट कराना पड़ेगा, ठीक है। लाइक जो भी स्पेसिफाइड डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अदर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, आपके जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस, नर्सेस, इन सब चीज के लिए आपको उनको ओरिएंट कराना पड़ेगा, ताकि वो जब भी उनको नीड हो तो वो उन तक प्रॉपरली उनको एक्सेस करने का टाइम वो हो। देन आपका आता है सेफ्टी एंड केयर। सेफ्टी एंड केयर में क्या करना है कि पेशेंट की सेफ्टी और उनकी केयर को हमें देखना है। ये लास्ट स्टेप होता है एडमिशन के टाइम, कि पेशेंट एडमिट हो चुका है, पेशेंट को अलॉटेड बेड मिल चुका है, आपने सब कुछ ओरिएंट करा दिया, उनके वैल्यूएबल्स को आपने सिक्योर कर दिया है, ठीक है, आपने सारे गाइडलाइंस और इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में उन्हें बता दिया है, सब कुछ हो चुका है। अब आपको पेशेंट की फर्दर जो केयर नीडेड है, ठीक है, उसको आपको देखना है, पेशेंट की सेफ्टी देखनी है। सेफ्टी में आपका हो सकता है आपको असेस करना है पेशेंट की कंडीशन, ठीक है, कि पेशेंट का जो भी स्टेट है वो स्टेबल है या नहीं है, लाइक आपके इमरजेंसी केसेस में, ठीक है, आप उसको जो भी अपने मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है वो करिए। केयर में आपको जो केयर प्रोवाइड करना है, जो प्रोसीजर अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो केयर प्रोविजन, ठीक है, सेफ्टी एंड केयर में केयर प्रोविजन मींस जो भी केयर एप्लीकेबल है या जो भी प्लान्ड केयर है आप उसको अप्लाई करिए। सपोर्ट प्रोवाइड करिए फैमिली मेंबर्स को, पेशेंट को एक मॉरल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, आप उसको बताइए। एंड एंड में आता है आपका एजुकेशन। एजुकेट मींस जो भी कंडीशन रिलेटेड है उसके क्या क्या कह सकते हो आप, जो भी कंडीशन के रिलेटेड चीजें हैं, लाइक कैसे हुआ है, कॉज बता दिया आप, कॉज, उसके प्रिवेंशन, उसके ट्रीटमेंट, इन सारी चीजों के बारे में पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करिए, ताकि कहीं ना कहीं जो उनके डाउट्स होंगे ना कि कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे हो गया, तो वो डाउट्स उनके क्लैरिफाइड रहते हैं, तो उनका जो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल है वो रिलीव्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे आपके प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर हमारे पास टोटल थे 8, कि एडमिशन प्रोसीजर के टाइम में क्या क्या प्रोसेस होता है। वो है थे पहले असेसमेंट, फिर असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, उसके कॉज, उसका जो भी प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन था। देन आपका डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो भी डिटेल्स आपने गेन करी है। देन आपके यूनिट एंड बेड प्रिपरेशन, वो सारी चीजें आपको देखनी है। देन गाइडलाइन इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में आपको पेशेंट और उनकी फैमिली को बताना है, उनकी वैल्यूएबल्स को सिक्योर करना है, देन उनको ओरिएंट कराना है हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट से, एंड देन लास्ट में उनको सेफ्टी एंड केयर उनका देखना है, ठीक है।
ओके तो एडमिशन प्रोसीजर में जो हमारा कह सकते हो एक लास्ट चीज है वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। एडमिशन प्रोसीजर के टाइम या प्रोसीजर में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व उसमें नर्स का क्या रोल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास सबसे है कि एसेस करना है पेशेंट की कंडीशन को। जब भी एडमिशन के टाइम पेशेंट हमारे पास आ रहा है, आप उसको एडमिशन में आप ले रहे हो हॉस्पिटल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को एसेस करना है, उसके वाइटल्स को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी कंप्लेंट्स को, सारी चीजें आपको एसेस करनी है। ठीक है, कि उसकी जो डायग्नोसिस है वो एक्चुअल में क्या है। देन नेक्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट डिटेल। आपका ये स्टेप बाय स्टेप एक कह सकते हो आपका ये रोल होता है, या आप कह सकते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी स्टेप अप्लाई कर रहे हो उन सब चीजों को डॉक्यूमेंट करिए। वेदर वो पेशेंट का एडमिशन हो, उसका यूनिट हो, अलॉटमेंट ऑफ यूनिट हो, पेशेंट के लिए जो भी प्लान्स कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसके इन्फॉर्म कंसेंट्स का, या आप जो भी फर्दर डिटेलिंग कर रहे हो उसके वैल्यूएबल्स की कर रहे हो। ठीक है, जो भी बिलोंगिंग है, आप जो भी आर्टिकल उसको प्रोवाइड करो, उन सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। मतलब जो भी चीजें हैं पेशेंट के रिगार्डिंग, उसके वैल्यूएबल्स के रिगार्डिंग, पेशेंट के इन्फॉर्मेशन, फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन, उसके डायग्नोसिस, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है या उन चीज की आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, या आप कह सकते हो उस पेशेंट की प्राइवेसी को आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ताकि कहीं भी इंफॉर्मेशन में ब्रीचेस ना आए। देन नेक्स्ट आपका आता है सिक्योर द बिलोंगिंग्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, जो भी पेशेंट वैल्यूएबल है पेशेंट का, आपके फोन, मोबाइल, ज्वेलरी, सब चीजों को सिक्योर करके रखना है एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका अवेयर अबाउट इन्फॉर्म कंसेंट। पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में आपको अवेयरनेस देनी है। उसके जो भी रिगार्डिंग डायग्नोसिस है, प्रोसीजर, सर्जरी, आप कंसेंट जब आप गेन करते हो तो उन चीजों के बारे में आप उनको इन्फॉर्म करिए एंड देन कंसेंट गेन करिए। ठीक है, देन आपका आता है प्रिपेयर पेशेंट फॉर एडमिशन। प्रिपेयर में आपके जो भी एडमिशन के लिए प्रिपेयर करना, लाइक मेंटली या फिजिकली आप जो भी कर रहे हो ना, लाइक होता है ना कि आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, तब वो मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि हाँ मुझे एडमिट होना पड़ेगा, तब मैं ट्रीटमेंट रिसीव कर सकता हूँ। आप उनको फिजिकली सपोर्ट दे रहे हो, आप लाइक उनको अगर उनको फर्स्ट एड की जरूरत है या उनको प्रॉपर फिजिकल सपोर्ट लाइक फ्रैक्चर्स, इन सारी चीजों की जरूरत है, तो आप फिजिकली उनको सपोर्ट दीजिए थ्रू व्हीलचेयर, स्ट्रेचर्स, इन सारी चीजों की है, तो आप पेशेंट को प्रिपेयर करिए। ठीक है, वहां पे आप पेशेंट को आप कह सकते हो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू उनका ट्रस्ट, उनका जो भी आप कह सकते हैं कि एक बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करिए, ट्रस्ट मेंटेन करिए, आप अपनी ऑनेस्टी से एक बॉन्ड, एक आईपीआर मेंटेन, जिसको आप कहते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, वो मेंटेन करिए। पेशेंट को मेंटली एंड फिजिकली आप एडमिशन के लिए प्रिपेयर करिए। चाहे वो उनकी फिर जैसे ही आप एडमिशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप उनके कॉस्ट्यूम्स को वो करते हो, आप एज पर हॉस्पिटल पॉलिसीज आप चेंज करते हो। ठीक है, अप्लाई करते हो, उनके जो भी रिगार्डिंग यूनिट है उन चीजों को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, देन आपका आता है प्रिपेयर क्लीन एंड सेफ एनवायरमेंट। आपको सिर्फ लाइक होता है ना कि यूनिट प्रिपरेशन में आप यही चीज नहीं देख रहे हो कि आपकी जो भी यूनिट है या वार्ड हो कितना क्लीन है, सेफ भी कितना है, वो भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लाइक आपका फिजिकल सेफ्टी, ठीक है, लाइक आपका फिजिकल हजार्ड्स, फायर हो गए आपके, ठीक है, आपके अदर फॉल रिस्क हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है कि सेफ एनवायरनमेंट आप क्रिएट करके रखिए। एंड क्लीनलीनेस इज मस्ट, लाइक आपका वेंटिलेशन हो गया, आपके जो भी आप आर्टिकल उनको प्रोवाइड कर रहे हो वो डिसइंफेक्टेड हैं, स्टेरलाइज्ड हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइड प्रॉपर ओरिएंटेशन टू पेशेंट एंड फैमिली मेंबर। मतलब जो भी आपके थ्रू एडमिट हो रहा है पेशेंट, ठीक है, आप जिनको भी एडमिट करो उनको हॉस्पिटल की पॉलिसीज, हॉस्पिटल के बारे में ओरिएंट कराइए। हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ है पेशेंट को डील करेंगे उनके बारे में आप उनको ओरिएंट कराइए। देन नेक्स्ट आपका आता है प्रोवाइड अवेयरनेस रिगार्डिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। जो भी चीजें हैं हॉस्पिटल की पॉलिसीज हैं, कैसे क्या है, किधर कौन सा डिपार्टमेंट है, आप कह सकते हो कौन कौन सी पॉलिसीज एप्लीकेबल है ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग एंड केयर के लिए, वो सारी चीजें आप उनको बताइए। एंड एंड में आपका आता है काउंसल करना है पेशेंट को और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। काउंसल करना है मीन्स लाइक पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में आता है तो बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ ही आता है। हॉस्पिटल वैसे कोई नहीं आना चाहता, ठीक है, तो उस चीज के लिए पेशेंट को डील करिए, उसको उस चीज से बाहर ले आइए। ठीक है, आप उनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट दीजिए, काउंसिल करिए ताकि पेशेंट का स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीव हो। और सेम एज फैमिली मेंबर्स को भी आपको काउंसिल करना होगा ताकि वो रिलीव्ड रहें,
ठीक है। और लाइक होता है ना कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें, आप ये आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको डील कैसे करते हो। तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंस, वार्मथ, आप एम्पैथी के साथ उनके साथ डील करिए ताकि वो आप पर ट्रस्ट करें एंड वो ऐसा कह सकते हो चूज करें कि उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो बेटर है, ठीक है, पेशेंट इनका रिकवर कर जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके एडमिशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्चार्ज के।